एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है आप सुनेंगे अपनी शिप्रा मैम की ज़बान एंड इट्स ऑल अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। और नाम से ही आपके तन बदन में बज गई होगी मिचमिची, ये मैम ये क्यों पढ़ा रही हो आप? क्योंकि पढ़ाना ज़रूरी है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने आपको ये सिखाया कि वॉलेंट्री और इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म ऑफ गेस्टेशन इज कॉल्ड एज एमटीपी और एबॉर्शन। पर इस प्रोसेस के दौरान बहुत सारे इन्फेक्शंस और रिस्क के से गुजरना पड़ता है माँ और बच्चे दोनों को। सो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं विच इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। और जब भी हम डिजीज शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लोगों के मन में एक अनकंफर्टेबल टाइप का बिहेवियर शुरू हो जाता है। जैसे ही किसी को बोला जाता है कि मुझे एसटीडी हो गया, मुझे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गया, तो लोग कहते हैं व्हाट, तुम्हें कोई डिजीज़ हो गई? उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअली इट इज़ अ टाइप ऑफ इन्फेक्शन यार। जिस प्रकार से सर्दी, खांसी, बुखार, हाथ पैर दर्द, मुंह दर्द, कमर दर्द होता है, वैसे ही ये भी इन्फेक्शन ही है। इनसे आप इनके बारे में लोगों को बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ। जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इंडिया में वुमेंस को बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत कॉमन है। मतलब क्योंकि जो वुमेंस होती, मेनली गांव वाली जो वुमेंस होती हैं, वो कहीं भी यूरिनेशन कर देती हैं, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखती हूँ। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में जो उनका वेजाइनल रिप्रोडक्टिव वेजाइना होती है, वहाँ पे बहुत सारे इकोलाई या कोई भी दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है डिपॉजिट हो जाता है। फिर धीरे धीरे करके वो सर्विक्स से यूट्रस सब जगह फैलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके बॉडी में उसके प्रति सिम्टम शुरू हो जाते हैं और उनको वेजाइना में बहुत पेन होता है, सर्वाइकल एरिया में बहुत पेन होता है, कमर दर्द होती है, डिस्चार्ज होता है, उनको बुखार आती है। स्टिल क्योंकि उनको उनके प्राइवेट एरियाज़ में पेन है, तकलीफ है, इसलिए वो किसी से डिस्कस नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है ये पाप है। पर बेटा इसी पाप पे लोगों की जान चली जाती है, और जब जान ही चली गई तो फिर इससे अच्छा दो शब्द किसी को बता देते तो शायद कोई इलाज मिल जाता। तो बेसिकली आज ये चैप्टर का ये टॉपिक हम सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको अवेयर कराया जा सके और आप दूसरों को अवेयर करा सकें कि जिस प्रकार से शरीर के लीवर, हार्ट, किडनी, लंग्स ये सब आपके बॉडी ऑर्गन है, वैसे ही रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के ऑर्गन भी आपके बॉडी ऑर्गन ही हैं, वो कोई स्पेस से नहीं आए हुए हैं। और अगर उनमें कोई तकलीफ हो जाए तो हमें प्रॉपरली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इसमें कोई शर्म नहीं, क्योंकि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। और करम ऐसे फूटेंगे ना कि नॉर्मली आदमी को पता रहता है कि इसको लंग कैंसर हो गया। तुम सोचो यार, कोई बोले कि अच्छा ठीक है इसको हार्ट अटैक आ गया, मर गया। तुम सोचो कोई ये बोले कि इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन था इसलिए वो मर गया। सो इससे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ क्या होगी? इससे अच्छा जब भी हमको कभी ऐसी कोई तकलीफ हो, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नाउ व्हाट इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़? और मैंने आपको बोला कि जब भी हम डिजीज़ शब्द का इस्तेमाल सुन लेते हैं, डिजीज़, तो लोग इससे बहुत घबराते हैं। ठीक है, लोग इससे क्या करते हैं? बहुत घबराते हैं। इसलिए आपको पता है कि अब इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ चेंज करके इसका नाम रख दिया गया है STI। ठीक है, क्या रख दिया गया है? STI। इसका मतलब ये है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक है, क्या नाम रख दिया गया है बच्चों? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। क्या नाम रख दिया गया है? रख दिया गया है इसका नाम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। आई बात समझ में? तो लोग ये डिजीज, ईज का मतलब ही होता है तकलीफ, तो ये लोगों को इससे कोई तकलीफ ना हो, तो अब हम इसको STIs भी कहते हैं, या इसको हम वेनरल डिजीजेस भी कहते हैं। और जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान बीमारी फैलती है उसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, द डिजीज, ठीक है, कैपिटल लिखूंगी, द इन्फेक्शन लिखती हूँ क्योंकि फिर अभी मेरे बच्चों को भी अनकंफर्ट लगेगा। द इन्फेक्शन occurs आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ये किसी के छूने से मतलब फैलने वाली बीमारियां नहीं है।
ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल HIV है। लोगों HIV का मतलब इंडिया में अवेयरनेस के ऐसे प्रोग्राम HIV के चले जिसकी कोई लिमिट नहीं, उसके बाद भी किसी को HIV होता तो लोग इतने डरते हैं कि इसको छू देंगे तो HIV हो जाएगा, इससे गले मिल लेंगे तो HIV हो जाएगा, इसके साथ खाना खा लेंगे तो HIV हो जाएगा। इतनी बड़ी मूर्खता मत करो। वी आर साइंस स्टूडेंट यार, वी हैव टू अवेयर। जब तक हम अवेयर नहीं होंगे तब तक दूसरों को कैसे अवेयर करेंगे। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही ये इन्फेक्शंस फैलेंगे। जैसे कि आपको कुछ एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं, जैसे कि क्लेमाइडिया, ठीक है, क्लेमाइडाइसिस, क्लेमाइडिया, ठीक है, गोनोरिया, ओके, उसके बाद सिफिलिस, ठीक है, उसके बाद HIV, ठीक है, और भी बहुत सारे इन्फेक्शन, जेनाइटल हर्पीज, ओके, ये सारे सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फैलने वाली बीमारियां हैं। अब होता ये है कि बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि क्लेमाइडिया हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, इनके इलाज हमको जनरली मिल जाते हैं। पर जैसे HIV है, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है, इसलिए लोग ऐसा कहते हैं। अब तुमको समझ में आया कि वाई हमने पढ़ा बर्थ कंट्रोल मेथड, है, तुमको अब ये समझ में आया कि हमने क्यों पढ़ा। हम सिर्फ इसलिए प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं करते सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कि हमें बच्चे नहीं पैदा करने हैं। हम प्रोटेक्शन इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं ताकि ये फॉलोइंग खतरनाक बीमारियां ना हो जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में अंधविश्वासी लोग बहुत हैं। लोग सिर्फ इसलिए डॉक्टर के पास नहीं जाते कि उन्हें शर्म आती है। समझ में आई बात? पर जिसने की शर्म उसके फूटे करम। अब दूसरी बात मेरी ये समझो कि अगर किसी को ये बीमारियां हो गई और अगर उसने नहीं बताया तो बेटा सड़ सड़ के मरने वाली बात है यहाँ पे। दूसरी बात, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स अनप्रोटेक्टेड रहा तो आपको सबसे भयंकर ये बीमारी लगेगी, विच इज द HIV, एड्स हो जाएगा, और इसका कोई इलाज नहीं है मेरे बच्चों। और जिन बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता उसके लिए प्रिकॉशंस ही सबसे अच्छी चीज होती है उन बीमारियों से बचने के लिए। इसलिए लोग कहते हैं कि यूज द प्रोटेक्शन, नॉट बिकॉज ऑफ द कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ योर सेल्फ। सेल्फ केयर इज द बेस्ट केयर, ठीक है। चलो, इतना मोरल काफी आज के लिए नहीं है, ठीक है, ये समझ गए आप लोग। नाउ इस चैप्टर में होता क्या है कि जो मेल सीमेन होता है, ध्यान से समझो, जो मेल सीमेन होता है, कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फैलती है। जैसे कि HIV तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ साथ बॉडी का कोई भी फ्लूइड टच में आ तो फैल जाता है। सीमेन जो होता है, इसमें अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो वेजाइना में आ जाता है, और वेजाइनल एनवायरनमेंट में अगर कोई बैक्टीरिया वायरस कॉलोनाइज है तो वो मेल पेनिस के थ्रू पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चला जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो होती हैं वो ज़्यादातर, मतलब एक्चुअली रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन जो होते हैं ज़्यादातर फीमेल के होते हैं, क्योंकि फीमेल जो वेजाइना होती है वो उनके बॉडी से चिपकी हुई रहती है और वहाँ पर कॉलोनाइजेशन ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं, ठीक है, चलो। तो अब इसको हम क्या कहते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ताकि लोगों को खराब ना लगे, उनको ऐसे घृणा ना करे समाज में लोग उनसे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं मेरे बच्चों। द जनरल टर्म सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ द सिम्टम्स। ओके, नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है। यहाँ पर आज तुम लोग समझ लो, ठीक है, आज तुम लोग समझ लो, दोबारा इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। आज तुम्हें समझा दे रही हूँ। अच्छा, इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में नहीं बात करेंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज में बहुत सारी डिजीज आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मिलेंगी, तो आज मैं आपको ये टॉपिक सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ ताकि हम लिस्ट ऑफ डिजीज के बारे में जान पाए, ठीक है। ट्रीटमेंट हम बहुत ज़्यादा इसमें बात नहीं करेंगे। आइए शुरू करते हैं। साइंस, ठीक है। साइंस जो होते हैं इंफॉर्मेशन गिवन बाय पेशेंट। इंफॉर्मेशन लिख दिया यार मैंने, ओ बहुत दिनों से बोर्ड में ये वाला चैप्टर पढ़ाया, तब से ऐसा लगता है कुछ लिखा ही नहीं है। Information given by the patient by his or her own। समझ में आई बात? जो इंफॉर्मेशन पेशेंट बताता है उसे हम कहते हैं साइंस। समझ आई बात? उसे हम क्या कहते हैं? साइंस। समझ में आई बात? जो पेशेंट बता रहा है, जैसे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कल रात में मुझे बहुत बुखार था, मेरे को ऐसा लगता है बहुत मिचमिची सी होती है, सोने से आता हूँ तो नींद नहीं आती, ये होता है साइंस, जो पेशेंट बताता है, ठीक है। और सिम्टम्स क्या होते हैं? आज मुझे ऐसा लगता है मेरी चोटी ज़्यादा लहरा रही है तो पूरा बोर्ड में गोदागादी हो रही है,
सिम्टम कौन होते हैं? ऑब्जर्व बाय डॉक्टर, ऑब्जर्व्ड बाय डॉक्टर। जो चीज पेशेंट नहीं बता पाता वो डॉक्टर देखता है, तो जो डॉक्टर देखता है वो होते हैं पेशेंट के सिम्टम, और जो पेशेंट खुद बताता है वो होते हैं पेशेंट के साइन। समझ गए? आगे बढ़े नाउ। ठीक है, लार्जर ग्रुप ऑफ डिजीजेस दैट कैन बी स्प्रेड बाय द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। ठीक है, सो इट इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फैल जाती है। द ग्रुप ऑफ इंक्लूड कंडीशन ट्रेडिशनली स्पेसिफाइड एज द वेनेरियल डिजीजेस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें ये वेनेरियल नाम क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द वेनेरियल डिजीजेस, तो आपको ये बताना पड़ेगा मेरे बच्चों, द ग्रुप ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इज कॉल्ड एज वेनेरियल डिजीजेस। डन है इतनी बात? आगे बढ़े। जैसे कि हम लोग शुरू करेंगे क्लेमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, एड्स, हेपेटाइटिस के बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, ये सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं और आज हम इस क्लास में हर डिजीज के बारे में थोड़ा थोड़ा चुन्नू चुन्नू सा डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमें ये वापस से पढ़ना है। STDs are also called as reproductive tract infection. Why it is called as reproductive tract infection? यहाँ पर आपको ये समझना है, if the infected semen is deposited into the vagina, then it will transport to the cervix, cervix से uterus, uterus से fallopian tube से ovary से पूरे blood में आ जाता है। समझ में आ गई बात? सो यहाँ पर आपको ये बात समझनी जरूरी है कि इट इज नॉट द जेनाइटल ऑर्गन का इन्फेक्शन, इट इज द इन्फेक्शन ऑफ द होल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मेरे लल्ला, समझ में आई बात? तो ये इन्फेक्शन पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, ये नहीं कि मेल पेनिस और फीमेल वेजाइना में हो जाएगा। ठीक है, वहां अगर हो गया तो पूरे बॉडी में फैल जाता है। रेप्लिकेशन पावर ट्रिमेंडस, ठीक है, बहुत जल्दी रेप्लिकेट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रॉपरली क्लीनिंग रखना जो है प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक भी वायरस या बैक्टीरिया वहाँ पे पहुँच गया तो रैपिडली रेप्लिकेट करके पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को खराब कर सकते हैं। नाउ genital herpes, HIV infection and other genital herpes and HIV infections, ये जो है इनको आप प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर सकते। बाकी बहुत सारे को, जेनाइटल हर्पीज भी जनरली बहुत मुश्किल से ट्रीट होता है, बाकी सारे को आप ट्रीट कर सकते हैं। जैसे क्लेमाइडिया हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, इनको ट्रीट कर सकते हैं एंटीबायोटिक से। क्या होता है, सुनिए आप मेरी बात, ये सब छोड़िए, अभी जो समझा रही हूँ समझिए। ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर बैक्टीरिया या वायरस एंटर करता है तो सबसे पहले वो इरोड करता है द वॉल ऑफ सर्विक्स, द वॉल ऑफ वेजिना, द वॉल ऑफ यूटरस, वासा डिफरेंशिया, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, सेमाइनल डक्ट, इन सबको इरोड करता है। इरोड करने से क्या जनरेट होता है? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ठीक है, अगर तुम किसी को एक चाटा धर दोगे तो उसके गाल में सूजन आ जाएगी। यहाँ पर भी यही होता है कि सबसे पहले होता है कोलोनाइजेशन। क्या होता है? कोलोनाइजेशन के बाद इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शुरू होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या होता है, इन्फ्लामेशन, सूजन आने लगती है, डायमीटर ऑफ फैलोपियन ट्यूब और द प्रोस्टेट ग्लैंड इन सबको बढ़ने लगता है। अब ऑब्वियसली वहाँ पर कोई इन्फ्लामेटरी रिएक्शन चल रही है तो ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा और आपको पेन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ईचिंग होती है क्योंकि कंटिन्यूसली टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं और इरोजन ऑफ वॉल चल रहा है। फ्लूइड डिस्चार्ज होगा क्योंकि वहाँ पे एट्रोफी शुरू हो गई है। फ्लूइड डिस्चार्ज का भी कारण मैं आपको बताऊंगी। स्लाइट पेन कंटिन्यूसली बना रहेगा और अगर किसी भी जगह पर ये सब लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्योंकि फॉरेन ऑर्गेनिज्म अंदर लिया हुआ है बॉडी के, तो बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्लाइट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देती है, जिसकी वजह से उस जगह पर आपको सूजन महसूस होगी। ठीक है, आगे बढ़ें। सबसे पहला हम जिस जेनाइटल इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं वो है क्लेमाइडिया। ये तो मैंने आपको एक बात, इतने सिम्टम बताए, और भी बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं। क्या आपको पता है कि इससे कैंसर हो सकता है? आपका क्या नाम से ज़्यादा इन्फेक्शन, मतलब बहुत खतरनाक इन्फेक्शन हो जाता है, कैंसर हो जाता है, इनफर्टिलिटी आ जाती है, और पेल्विक डिसऑर्डर्स, पेल्विक ट्रैक्ट इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं फीमेल, बहुत और डिफिकल्टीज हो जाती है। तो छोटे मोटे मैंने आपको बताया। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है, पापी बैक्टीरिया। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखो, पापी बैक्टीरिया। ये कमबख्त बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको जीवन में चैन नहीं है यार। समझ में आई बात? ये पापी बैक्टीरिया, गौर से देखो इसे, ये पापी बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके जीवन में चैन ही नहीं है। जब भी ये शरीर के बाहर रहता है तो ये आराम से रहता है, जो ऐसे गॉगल्स वॉगल्स लगा के बीच में बैठा रहता है, पर
इसकी बॉडी में एक्टिविटी तब आती है और ये एक्साइटेड तब होता है जब ये किसी के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में अंदर घुस जाता है। तो आपको पता है इसकी मशीनरी तब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है जब ये किसी के अंदर घुस जाता है। सो क्लेमाइडिया इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। कौन से बैक्टीरिया से होती है? क्लेमाइडियासिस कहते हैं इसको, या क्लेमाइडिया, जो भी मन करे आप कह सकते हो। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है, ट्रैक करता है, ट्रैकोमैटिस, ओके। और ये बॉडी के आउटसाइड रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। समझ में आई बात? क्लेमाइडिया इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कॉज्ड बाय द अनयूजुअल बैक्टीरिया, ठीक है। यहां पर नीट में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, बताइए एक ऐसे अनयूजुअल बैक्टीरिया का नाम जो शरीर के बाहर कुछ काम ही नहीं करता है। ये तो बिल्कुल वायरस जैसा बिहेव कर रहा है कि बाहर इनएक्टिव रहेंगे, जब होस्ट मशीनरी मिलेगी तो एक्टिव हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेल मी समथिंग अबाउट द अनयूजुअल बैक्टीरिया, देन यू शुड नो इट इज द क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस व्हिच कॉजेस द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है। कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड द बॉडी, पर जैसे ही सेल को मिलेगा इसका साथ, बदल देंगे ये पूरी बात और का कॉज करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। सिम्टम इन द मेल्स, अब दोनों में अलग अलग सिम्टम होंगे, आइए देखते हैं। यूरेथ्राइटिस, मेरे लल्ला, इसको पढ़ने से पहले इस शब्द को याद रखिए। इस शब्द का मतलब होता है सूजन, ठीक है, इन्फ्लामेशन, ओके। आइटिस लिखा है मतलब इन्फ्लामेशन है, ठीक है, सूजन है, ठीक है। यूरेथ्राइटिस कॉज द थिक डिस्चार्ज, बर्निंग ऑफ यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट पेनफुल यूरिनेशन। आइए कारण जानते हैं। कितने मिनट? यूरेथ्राइटिस, कहीं भी आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन है यहाँ पे, इंक्लूडेड द थिक डिस्चार्ज। कभी भी हमेशा याद रखिए इन डिजीजेस का नाम होता है वेनेरियल डिजीजेस, ठीक है, वेनेरियल डिजीजेस कहते हैं इनको हम, वेनेरियल डिजीजेस। वेनेरियल, वेनस का मतलब होता है द गॉड ऑफ लव एंड डिजीज का मतलब होता है बीमारी। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो भी बीमारियां होती हैं उसको वेनेरियल डिजीजेस कहते हैं। नाउ ये जो बीमारियां होती हैं इसको लोग इसलिए नहीं बताते क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अरे यार ये क्या सोचेगा, ये ऐसे मेरे कैरेक्टर पे सवाल तो नहीं करेगा, ये कहीं मुझे चरित्रहीन तो नहीं समझेगा, इसकी वजह से लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, ठीक है। पर यहाँ पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें यहाँ पर कंसल्ट करना डॉक्टर को बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता हमने ही की है बच्चों, ठीक है। यूरेथ्राइटिस का मतलब ये है कि जो यूरिथ्रा होता है उसमें इन्फ्लामेशन होने लगता है, सूजन होने लगती है, थिक डिस्चार्ज होने लगता है, क्योंकि बॉडी जो होती है वो रिस्पॉन्स के प्रति डिस्चार्ज देती है। और आपको मैं बताऊं किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज अगर एक्सेसिव अमाउंट में हो तो वो खतरनाक हो सकता है, हमें डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। और बर्निंग इन यूरिनेशन, देखो आपको पता है मेल और फीमेल में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में अंतर क्या है? बहुत समय तक ये बीमारियां जो होती हैं वो एसिम्प्टोमेटिक रहती हैं। समझ में आई बात? जैसे कि अगर मैं बात करूं इसकी ही देखो बहुत समय तक ये बीमारियां एसिम्प्टोमेटिक रहती हैं। समझ में आई बात? एसटीडीज आर लॉन्ग टाइम, ये याद रखिएगा, लॉन्ग टाइम एसिम्प्टोमेटिक रहती हैं। बहुत समय तक इसको लोगों को समझ में ही नहीं आता कि इनको जो है कुछ बीमारियां हैं। अच्छा, उसमें भी अगर आपसे पूछे कोई सिम्प्टोमेटिक, ठीक है, उसमें भी अगर आपसे पूछे कि बताइए मैडम कि किसको ज़्यादा जल्दी पता चलेगा, मेल को या फीमेल को, तो मेल को ज़्यादा जल्दी पता चलेगा क्योंकि उसके जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो शरीर के बाहर होते हैं। फीमेल में जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो शरीर के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स में जो होता है उन लोगों को समझ में आता है, दयाल सर होने लगते हैं, छाल होने लगता है, हल्का हल्का डिस्चार्ज होता था, हल्का हल्का पेन होने लगता है। और फीमेल्स तो वैसे भी इंडिया की इतनी ज़्यादा उनको मतलब ही नहीं रहता, हाँ ठीक है थोड़ा थोड़ा दर्द तो वो सहती रहती है, सहने के लिए पैदा हुई हैं, पर यहाँ से धीरे धीरे इन्फेक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है और पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक में फैल जाता है। समझ में आई बात? तो नॉर्मली ये सारे तो हल्का हल्का इचिंग होगी एट द एरिया ऑफ वेजाइना एंड मेल पेनिस, हल्का हल्का डिस्चार्ज होगा, हल्का हल्का दर्द बना रहेगा, पर लोग उतने हल्के दर्द को सीरियसली लेते ही नहीं अपने यहाँ तो बढ़िया भयंकर दर्द हो, जब तक मरने वाली हालत नहीं हो जाता तब तक अपन डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, ठीक है। सो इन्फ्लामेशन इन यूरिथ्रा, बहुत थिक डिस्चार्ज, यूरिनेशन में जलन, दर्द, फिर अच्छा जब आपको पेनफुल यूरिनेशन होने लगे तब आप मानना कि आपका जो इन्फेक्शन है क्लेमाइडिया का वो ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ बताना था, जेनाइटल हर्पीस, हेपेटाइटिस बी और HIV, इनका ये अगर एक बार शरीर में पहुंच गए बच्चों, क्या क्या बोला मैंने अभी, मैंने आपको बताया भी था शायद, हर्पीस, कौन सा हर्पीस? वो भी जेनाइटल हर्पीस, ठीक है, जेनाइटल हर्पीस, हेपेटाइटिस,
हेपेटाइटिस और आपका क्या हो गया, HIV। अगर ये एक बार शरीर में पहुंच गए तो इनका क्योर नहीं है, बाकी सारे का क्योर है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। नाउ आगे बात करते हैं, अगर इन्फेक्शन पहला धीरे हल्का हल्का डिस्चार्ज हो रहा है, पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो आपको यहाँ पर ये समझ जाना चाहिए कि समथिंग इज फिशी, कुछ तो गड़बड़ है, दया दरवाजे के पीछे कौन है। और फिर अगर आपने नहीं दिखाया डॉक्टर को, लोग इसको गुप्त रोग क्यों कहते हैं कभी समझे? गुप्ता जी के यहाँ, गुप्ता जी को होता है इसलिए नहीं कहते हैं, गुप्त रोग इसलिए कहते हैं हम लोग क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है, ठीक है। लोग सेक्स के बारे में इतना बात नहीं करते, पर सेक्सुअली फिर मैडम सेक्स के बारे में बात नहीं करते तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में कैसे बात करें? सेक्सुअली बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द जेनिटल ऑर्गन्स, इसलिए हम इसको कहते हैं गुप्त रोग। पर ये अब गुप्त रोग नहीं रहेगा, ये ओपन रोग हो गया। सबको पता होना चाहिए कि हमको क्या बीमारियां हैं, सबको मतलब नहीं, पर डॉक्टर को तो पता ही होना चाहिए। और उसमें भी यार किसी भी झोला छाप क्वैक के पास मत चले जाओ, झोला छाप डॉक्टर के पास मत जाओ, अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ जो गायनेकोलॉजिस्ट है और अच्छा है, ठीक है। नाउ विदाउट ट्रीटमेंट एपिडिडाइमस में ऑल्सो बिकम द इन्फ्लाम्ड, ठीक है, इन्फ्लामेंट हो जाता है एपिडिडाइमस। देखो धीरे धीरे इन्फेक्शन ऊपर पहुंचेगा, ठीक है, यूरिथ्रा में हुआ, यूरिथ्रा से ऊपर वासा डिफरेंशिया से होते हुए पूरा एपिडिडाइमस, डिफरेंशिया से वासा डिफरेंशिया से एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से डिफरेंशिया, डिफरेंशिया से टेस्टिस, सब जगह फैलता जाएगा। और एक बार अगर टेस्टिस में फैल गया कोई बैक्टीरिया, अगर टेस्टिस में फैल गया कोई बैक्टीरिया तो वो क्या करेगा? स्पर्म के डेवलपमेंट को रोक देगा, स्पर्म्स को इनगल्फ कर लेगा, फैगोसाइटिक एक्शन आपके बॉडी में टेस्टिस में बंद होने लगेगी और स्टेरिलिटी आएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो होती हैं वो सिर्फ फीमेल के लिए खतरनाक नहीं होती, मेल के लिए भी खतरनाक होती हैं। मेल भी बच्चा पैदा कर पाने में असमर्थ हो सकता है अगर उसे कोई भयंकर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो जाए। फीमेल में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ अंदर ही अंदर होती रहती है, उनको बहुत टाइम तक पता नहीं चलता, और ना पता चलने के चक्कर में वो पता नहीं कितनों को फैला देती हैं। समझ में आई बात? दूसरी बात यह है कि मल्टीपल पार्टनर्स अगर किसी के हों तो उन्हें STD होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो इसलिए मल्टीपल पार्टनर नहीं होने चाहिए, पार्टनर आपका नोन होना चाहिए, प्रोटेक्टेड सेक्स होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको दिमाग में रखनी चाहिए। आगे बात करते हैं, क्लेमाइडिया अगर किसी फीमेल को हो गया है तो इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन सर्विक्स है। और मैं आपको बताऊं, कोई भी इन्फेक्शन अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स से हो रहा है तो ऑब्वियसली वो वेजाइना और मेल पेनिस से ही अंदर आएगा। इसे हम कहते हैं सर्विसाइटिस। क्या कहते हैं? सर्विसाइटिस। पेल्विक सॉरनेस। अच्छा, इससे अगर ये बीमारियां बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएं तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स हो सकता है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर का मतलब ये है कि आपके जेनिटल ऑर्गन में जितने, आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जितने ऑर्गन है वो सारे इन्फ्लामेंट हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए उन्हें, और आपको भयंकर पैर दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, इन सब का सामना करना पड़े। इट इज कॉल्ड एज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस, द डिजीजेस विच इज फाउंड इन टू द एरिया ऑफ पेल्विक, और पेल्विस में क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है, ठीक है। पेल्विक सॉरनेस, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनना। आपको पता है कि फीमेल में रिप्रोडक्टिव ट्रैक में अगर कोई इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के दौरान हो गया तो फिर ये बच्चे को अबॉर्ट भी कर सकता है, ठीक है। बहुत सारे इन्फेक्शन, इवन में क्लेमाइडिया भी जो होता है, ये प्लेसेंटा से चलकर बच्चे में चला जाता है और बच्चे में अंधापन कॉज कर सकता है। समझ में आ गई बात, है ना? सो ये होता है पेल्विक सॉरनेस। किसी भी प्रकार का रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले फीमेल को कमर में दर्द होता है, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो पूरा कमर के आसपास ही है, ठीक है, पेल्विक रीजन में ही है। और अगर वहां पर कोई इन्फेक्शन पाया जाएगा तो ऑब्वियसली कमर में तो दर्द होगा ही। समझ में आ रही बात? कमर में तो दर्द होगा ही, उसमें तो कोई वही नहीं है। समझ में आ रही बात? सो पेल्विक सॉर हो सकता है, लोअर बैक पेल्विक, मतलब पूरे कमर वाले एरिया, पेट वाले एरिया में दर्द होगा, नीचे बैक में जो आपकी लंबर वर्टिब्री होती जहाँ, वहाँ बहुत दर्द होगा, पेट में दर्द होगा। मतलब कुल मिला के पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक फीमेल का पेल्विक एरिया में ही है, और अगर वहाँ पर क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन हुआ तो वो पूरी जगह पर दर्द होगा। और अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया तो सर्विक्स से ये कहाँ पहुँच जाएगा? यूट्रस में पहुँच जाएगा, और यूट्रस की लाइनिंग को इरोड करेगा और वहाँ पर भी सूजन करेगा। और अगर यूट्रस में सूजन हो गई तो इसे हम कहते हैं यूरेथ्राइटिस, और यूट्रस भी सूज जाएगा। तो कंटिन्यूसली आपके पेट में एक दर्द बना रहेगा। यूट्रस से ये इन्फेक्शन, अगर आपको फेरिमेन फेलोपियन ट्यूब का डायग्राम याद हो, ठीक है, अगर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का डायग्राम याद होगा तो फीमेल, अरे यार फिर वही प्रॉब्लम, मैम यार अभी तक आप सीख नहीं पाई यार,
क्या करूं यार बच्चों, कुछ चीज़ जीवन में आपने कहीं नहीं सीख पाता, ठीक है। सो अगर आपको याद होगा, ध्यान से देखना, हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव ट्रैक कुछ ऐसा ही बनाते थे, ठीक है। रफ डायग्राम है ये, ओके। ये है आपकी ओवरी। अगर किसी को वेजाइना में, ध्यान से समझना, ठीक है, टिंग, अब छोटा इसे नहीं बना पा रही हूँ मैं, ठीक है। अगर किसी को सर्विक्स, वेजाइना में इन्फेक्शन है, वेजाइना, तो सर्विक्स में जाएगा। सर्विक्स से इन्फेक्शन कहाँ आएगा? यूट्रस में, यूट्रस में आएगा। अगर इन्फेक्शन यूट्रस में आ गया, ध्यान से समझो, अगर सर्विक्स यूट्रस कहाँ, इन्फेक्शन कहाँ पे आ गया? यूट्रस में आ गया, तो वॉल क्या होगी? इरोड होने लगेगी। वॉल अगर इरोड हो गई तो उसमें इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इन्फेक्शन कहाँ से शुरू हुआ है? मान लो इन्फेक्शन शुरू हुआ वेजाइना से। इन्फेक्शन कहाँ जा रहा है बच्चों? सबसे पहले मैम वेजाइना में। कोई भी इन्फेक्शन रिप्रोडक्टिव ट्रैक से, अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो ऑब्वियसली वेजाइना से आएगा। वेजाइना से ऊपर चढ़ेगा इन्फेक्शन तो सर्विक्स में आएगा, ठीक है। सर्विक्स में अगर इन्फेक्शन हो गया तो इसे हम कहते हैं सर्विसाइटिस, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ जाएगा इन्फेक्शन? यूट्रस में जाएगा। डन। यूट्रस में जाएगा तो इसको यूट्राइटिस कह सकते हैं, या यूट्राइटिस ही कहो, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? इरोजन ऑफ द वॉल, ठीक है। क्या होगा बच्चों? इरोजन ऑफ द वॉल, मतलब जो बैक्टीरिया होगा वो यूट्रस की दीवारों को खच 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 करना लगेगा, जिससे यूट्रस में क्या शुरू हो जाएगा? इन्फ्लामेशन और दर्द शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इन्फेक्शन जो है वो वेजाइना से शुरू हो रहा है और यूट्रस की ओर जा रहा है। समझ में आई बात? ओके। यूटेराइन ट्यूब्स में, यूटेराइन ट्यूब, दिस इज नॉट यूरेथ्राइटिस, दिस इज यूट्राइटिस, ओके। ये यूरेथ्राइटिस नहीं, यूरेथ्राइटिस इज द इन्फेक्शन और द इन्फ्लामेशन इन द यूरेथ्रा। दिस इज द यूट्राइटिस, यूटेराइन ना, दिस इज यूटेराइटिस, ओके बच्चों, दिस इज नॉट यूरेथ्राइटिस। डन। सो इन्फेक्शन हो जाएगा। डन हो गया इतनी बात। इट इज एंड इट में इन्फ्लामेंट का मतलब सूज जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब आपको एक और बात समझनी है बच्चों। अब ये इन्फेक्शन कहाँ जाएगा मैम? हाँ बताओ मेरे बच्चों। अब ये इन्फेक्शन यहाँ से ट्रैवल करते हुए यहाँ भी जाएगा। आ गया इन्फेक्शन यहाँ पर। ये क्या है रे मेरे लल्ला? ये है मैम हमारी फैलोपियन ट्यूब। और अगर यहाँ पर इन्फेक्शन आ गया तो क्या बच्चों यहाँ पर इन्फ्लामेशन नहीं होगा? मैम होगा, यहाँ पर भी इन्फ्लामेशन होगा। होगा कि नहीं होगा यार, बोलो ना। यहाँ पर भी इन्फ्लामेशन होगा, और अगर इन्फ्लामेशन होगा तो ये थोड़ा डायमीटर कैसा दिखाने लगेगी? चौड़ा दिखाने लगेगी। अब यहाँ से जो ओवा आ रहा है वो यहाँ पर, यहाँ से इम्प्लांट होने की बजाय यहीं पर इम्प्लांट हो जाएगा, क्योंकि साइज यहाँ का चौड़ा हो जाएगा। इस जगह को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो अगर आपको कोई एसटीडी है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी चांस बन सकता है। समझ आई ना बात? ये थोड़ा गिचपिच हुआ पर आपको समझ में आया कि इन्फेक्शन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द वेजाइना, देन इट गो टू सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब। तो जहां जहां ये इन्फेक्शन करती जाएगी वहां वहां इन्फ्लामेशन होता जाएगा। तो ओवा को लगेगा कि अरे ये तो मेरा ही एरिया आ गया, इन्फ्लामेशन चौड़ा चौड़ा दिख रहा है, तो वहीं इम्प्लांट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ही यही होता है कि यूट्रस की बजाय आप किसी और जगह पर अपने एग को इम्प्लांट कर दो, ठीक है। नाउ क्लेमाइडिया इतना पापी पुरुष है कि ये मदर से चाइल्ड में प्लेसेंटा के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकता है। तो ये भी नीट के लिए ये सवाल हो सकता है बच्चों। मैंने कई बार नीट में ये सवाल देखा है कि बताइए कैसे बैक्टीरिया या ऐसे इन्फेक्शन के बारे में जो माँ से प्लेसेंटा में ट्रांसफर होता है, तो आपको बताना पड़ेगा क्लेमाइडिया, ठीक है। क्लेमाइडिया जो होता है वो बच्चों में अंधापन कॉज कर सकता है, ये बात समझना। तो ये मेल में स्टर्लिटी कॉज कर सकता है, फीमेल में एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज कर सकता है, बच्चे को अंधा कर सकता है। क्या करें? इसके लिए कुछ नहीं करना है, एरिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन ट्रीटमेंट इसका होता है, ठीक है। समझ में आ गया क्लेमाइडिया? क्या कहानी थी इसकी? बहुत डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं पर याद करेंगे, ठीक है। गोनोरिया, नेक्स्ट बीमारी इज द गोनोरिया। आइए गोनोरिया के बारे में पढ़ते हैं। गोनोरिया को हम कहते हैं क्लैप। गोनोरिया को हम कहते हैं क्लैप। मैम ये क्लैप क्यों कहते हैं यार? आइए समझते हैं। क्लैप का मतलब ये होता है कि अगर जेनाइटल ऑर्गन को घच से मारा जाए, मेल पेनिस को ऐसे क्लैप किया जाए तो उससे एक डिस्चार्ज बाहर आए, और अगर डिस्चार्ज बाहर आ रहा है इसका मतलब कि डिस्चार्ज बाहर आ रहा है, और अगर ऐसा डिस्चार्ज बाहर आ रहा है मतलब गोनोरिया का इन्फेक्शन हो गया है।
नाउ द बैक्टीरिया विच कॉजेज अ गोनोरिया इज द निसीरिया गोनोरिया। और आपको एक और चीज बता दूं मैं कि ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। कैसा होता है? एनारोबिक बैक्टीरिया। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि तुम्हारी मैम ने इस पर काम किया है और वो हूं मैं। एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, ब्लड चाहिए होता है इसे ग्रो करने के लिए। ब्लड कहाँ से लाए? मैम ह्यूमन का ब्लड निकालते हैं? जी नहीं, पेट्री प्लेट में कुछ ऐसे मीडियम रखते हैं, उसमें का ड्रॉप शीप वीप का ब्लड मिलता है आपको लेबोरेटरी वगैरह में, वो मिक्स करके ब्लड अगार बनाते हैं, उसमें निसीरिया गोनोरिया को ग्रो किया जाता है कैंडल जार मेथड से। पढ़ाऊंगी मैं, टेंशन नहीं लो, ठीक है। निसीरिया गोनोरिया, निसीरिया मत बोलने लगना, निसीरिया गोनोरिया इसका साइंटिफिक नेम है। गोनोरिया एक ऐसी बीमारी है जो मेल और फीमेल दोनों में पहुंच सकती है। क्लैप इसे कहते हैं। अगर मेल पेनिस को क्लैप किया जाए तो उससे डिस्चार्ज बाहर आएगा, और जिस बैक्टीरिया से ये बीमारी हो रही है उसका नाम है निसीरिया गोनोरिया। ये कैसे होता है? ऑब्वियसली डिस्चार्ज फ्रॉम द इफेक्टेड म्यूकस मेम्ब्रेन इज द सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। म्यूकस मेम्ब्रेन के इफेक्ट देखो, याद रखो, जैसे कि यूट्राइन लाइनिंग है, मेल पेनिस है, उससे जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन डिस्चार्ज करती है, जैसे काउपर्स ग्लैंड की जो डिस्चार्ज है, उन सब में निसीरिया गोनोरिया पाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ सिम्टम देखते हैं, आइए सिम्टम क्या है। ओके, सिम्टम जो है इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिथ्रा विद द पस एंड पेनफुल यूरिनेशन, ठीक है। आपने उधर क्या देखा था? क्लेमाइडिया में इचिंग थी, बर्निंग थी, जलन थी, खुजली थी। यहाँ पर डिस्चार्ज होगा, वो भी ऑफ वाइट कलर का डिस्चार्ज होगा। आई बात समझ में? यहाँ पर डिस्चार्ज होगा, ठीक। ओके, एपिडिडाइमेटिस मतलब इन्फ्लामेशन एपिडिडाइमस। नॉर्मल एपिडिडाइमस को अगर आप देखोगे तो नॉर्मल ऐसा दिखेगा, पर इन्फ्लामेशन कैसा दिखेगा? चौड़ा हो जाता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन सिर्फ इसलिए होता है बिकॉज कंटिन्यूसली द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इरोड द वॉल ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन्स और द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के ऑर्गन, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड, अच्छा इन्फ्लेक्शन मेल पेनिस से आया, ठीक है, उसके बाद उसको खराब किया, एपिडिडाइमस को खराब किया, उसे सूजन किया, प्रोस्टेट ग्लैंड को प्रोस्टाइटिस किया, ठीक है। और ये सारा चीज़ ऊपर ऊपर मतलब कुल मिला के पता तुम्हें, वेजाइना और मेल पेनिस से घुसेगा और पूरे आसपास के एरिया को इन्फेक्ट करेगा। वही है, यहाँ पर डिस्चार्ज होना जरूरी है। अगर कंटिन्यूसली डिस्चार्ज दिख रहा है मतलब गोनोरिया हो गया है। इन्फेक्शन जो होता है सर्विक्स में था आपका क्लेमाइडिया का, वेजाइना में इसका इन्फेक्शन आपको दिखाई देता है। यहाँ पर पस डिस्चार्ज, पस जैसा ऑफ वाइट कलर का डिस्चार्ज इसमें आपको दिखाई देगा। इट मे हार्बर द डिजीज विदाउट एनी सिम्टम अल्टिल इट प्रोग्रेस मोर एडवांस स्टेज। अच्छा एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, अगर मैं बोलूं कि सेक्सुअली किन लोगों को ज़्यादातर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, तो बताए आपको ये 15 से लेकर 24 मतलब 34 मान लो, ठीक है, इनके एज को सबसे अधिक एसटीडीज होते हैं, क्योंकि सबसे अधिक यही लोग सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं और इन्हीं को बहराए रहते हैं और ये बटरफ्लाइज उड़ते रहते हैं। इनको समझ में नहीं आता कि प्रोटेक्टेड सेक्स करना चाहिए, और ये गलती में कुछ ऐसी गलतियां कर पाते हैं जिनका भुगतान इन्हें जीवन भर करना पड़ता है, ठीक है। समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। नाउ इन फीमेल्स the infection and consequent inflammation can be processed vagina to the uterus, uterine tubes and pelvic cavity, ठीक है। और लास्ट में ये pelvic inflammatory disorder भी करते हैं, और पूरे pelvic cavity में जितनी भी ऑर्गन्स पड़े हुए उनके आसपास इतना दर्द होता है, कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, नीचे पैरों में दर्द है, जेनाइटल ऑर्गन्स में दर्द है, और पस का डिस्चार्ज तो हो ही रहा है, ठीक है। बैक्टीरिया जो होता है ये प्लेसेंटा से ट्रांसफर हो सकता है न्यूबॉर्न बेबी को, और ठीक है, और ट्रांसमिटेड टू द आईज ऑफ न्यूबॉर्न, और बर्थ कैनाल से ट्रांसमिट हो, उसे अंधापन कर देता है। तो इसलिए अगर देखो माँ जो होती है उसका कंटिन्यूसली टेस्ट चलता ही रहता है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। जो मम्मी होती है, जो प्रेग्नेंट मम्मी होती है, उसका टेस्ट चलता रहता है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो अगर उनको पता चला कि माँ को गोनोरिया है तो क्या करें, सिल्वर नाइट्रेट 1% सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से जो बच्चा होता है, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से बच्चे की आँख धुलवाई जाती है ताकि गोनोरिया को हटाया जा सके। डन है इतनी बात। आपको गोनोरिया और सिफिलिस क्लियर हुआ ना? गोनोरिया और क्लेमाइडिया क्लियर हुआ। अब हम अगला ले रहे हैं सिफिलिस। चलिए देखते हैं क्या ये। अब हम लोग बात करते हैं सिफिलिस के बारे में मेरे बच्चों। इट इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, और आपको मेरे मुंह के एक्सप्रेशन देख के ही समझ में आ गया होगा कि ये कुछ इल बिल बीमारी होगी। इसका मतलब ये कि कुछ खतरनाक बीमारी ही होगी। बच्चों ये बीमारी थोड़ी डेंजरस है। डेंजरस क्यों? ये इसलिए है क्योंकि ये बीमारी बहुत लॉन्ग टर्म तक आपके शरीर को परेशान कर सकती है। इस बीमारी के 2 से 3 स्टेजेस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और लेटेंट स्टेज। आइए उसके बारे में बात करते हैं। सिफिलिस
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और ये जिस बैक्टीरिया से फैलती है इसे हम कहते हैं ट्रिपोनीमा पैलिडियम। इट इज़ अ स्पायरोकीट बैक्टीरिया, ठीक है। ट्रिपोनीमा पैलिडियम का ये जो बैक्टीरिया है ये सिफिलिस कॉज करने का काम करता है। स्पाइरल शेप का ये बैक्टीरिया इस तरीके का आपको दिखाई देगा, ठीक है। आइए एक एक करके इस बीमारी के बारे में अच्छे से हम लोग बात करते हैं। जिन बच्चों को भी इस बीमारी को समझने में कोई दिक्कत हो, मेरे बच्चों, मेरे लाल, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे चल के हम इसके बारे में और ज़्यादा अध्ययन करेंगे। चलिए, कहाँ से फैलता है ये मैं आपको बताती हूँ। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है तो डेफिनेटली सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही फैलेगा। साथ ही साथ अगर आपको किसी को सिफिलिस है और अगर उसका आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी और से कराया है तो सामने वाले को भी फैल सकता है और मदर टू प्लेसेंटा भी फैल सकता है। देखो बच्चों, हमेशा ये याद रखो कि बीमारियां वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं जो ब्लड के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होती है। जैसे कि अगर किसी को सिफिलिस है तो हो सकता है कि वो उसकी बॉडी में एसिम्प्टोमेटिक हो। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब समझते हो? एसिम्प्टोमेटिक का मतलब ये होता है कि उनकी बॉडी में शो ही नहीं हो रहा है कि उन्हें किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। मेरे लल्ला, समझे मेरी बात को? तो जब उनकी बॉडी में ये शो ही नहीं हो रहा है कि कोई इन्फेक्शन है तो इलाज कैसे करोगे? तो इलाज उनका हो नहीं रहा है। पर बेटा, उनकी बॉडी में सिफिलिस नाम का बैक्टीरिया लेटेंट स्टेज में बैठा हुआ है, वो इनएक्टिव स्टेज पे बैठा हुआ है, वो इंतजार कर रहा है कि जिस दिन भी मुझे मौका मिलेगा मैं चौका मारूंगा। और वही लेटेंट स्टेज हम जो है दूसरे जिसको भी रेसिपिएंट को दे देते हैं, जिसको भी हम खून दे रहे हैं, जैसे ही बैक्टीरिया उसके शरीर में जाता है और जैसे ही उसको ये एनवायरनमेंट मिलता है कि हाँ आ गए हम अपने एनवायरनमेंट में, वो तुरंत रेप्लिकेट करने लगता है और उसे सिफिलिस कॉज कर देता है। तो कभी भी जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो सामने वाले का जो भी डोनर होता है उसके सारे टेस्ट कराए जाते हैं। HIV और हेपेटाइटिस, हर्पीस, सिफिलिस सारे कराए जाते हैं ताकि किसी भी तरीके से इन्फेक्शन डोनर तक, रेसिपिएंट तक ना पहुंचे। समझ आ गई बात? दूसरी बात, अगर ब्लड से इन्फेक्शन फैल रहा है तो मदर से बच्चे को तो फैल ही सकता है, फीटस को तो फैल ही सकता है बाय द प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा में अगर इन्फेक्शन फैल गया तो बड़ी ही दिक्कत में आ सकते हैं। इसलिए जब भी मदर कंसीव करती है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसके हर ब्लड टेस्ट करा लिए जाते हैं ताकि बच्चे तक इन्फेक्शन ना पहुंचे। और अगर ऐसी कोई भयंकर बीमारी है जिससे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है तो हम MTP मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की सलाह देते हैं। ठीक है मेरे लल्ला, आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, तो ये बीमारी जो है प्लेसेंटा से भी जो है फीटस को पहुंच सकती है। सिफिलिस के कुछ स्टेजेस हैं, ठीक है, हालांकि आई होप कि मैंने लिखा होगा, बट लेट इट बी, मैं आपको बताती हूँ। चलिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखो, सिफिलिस जो होता है वो बेसिकली 3 स्टेजेस में पाया जाता है, ठीक है। हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, पर क्योंकि थोड़ी सी बात चल रही है तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाना चाहती हूँ ताकि मेरे दिल को थोड़ा चैन आए। सिफिलिस के 3 स्टेजेस होते हैं बच्चों, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। ऐसा यूट्यूब में लिखना नहीं चाहिए पर आप समझ जाओ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। क्या है ये स्टेजेस? आइए देखते हैं। प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज का मतलब ये होता है इसमें ओपन पेनलेस क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। मतलब अभी प्राइमरी स्टेज का मतलब ये है कि अभी बैक्टीरिया की एंट्री शरीर में हुई है, ठीक है। तो अभी शरीर में पैथोजन एंटर्ड हुआ। अरे यार ये क्या है, अभी पैथोजन एंट्री हुई है। प्राइमरी सिम्टम्स तब जनरेट होते हैं, प्राइमरी सिफिलिस इसको हम कहते हैं, ये तब जनरेट होते हैं जब पैथोजन की एंट्री होती है बेटा। जब पैथोजन की एंट्री होगी मेरे लल्ला तो सबसे पहले क्या होंगे, ओपन पेनलेस सोर्स होंगे, मतलब छोटे छोटे छाले, फोड़े जैसी चीज़ें बनेंगी, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम चैंसरे कहते हैं। अगर आपको याद ना रहे तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी बैक्टीरिया एंट्री लिया और उसके बाद शरीर में दिखना शुरू हो गया, छोटे छोटे ऐसे ऐसे दाने दाने दिखाई देने लगे शरीर में। डन। ये जो होते हैं ऐसा ये मानते हैं कि 4 हफ्ते तक लास्ट हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट अरे यार कैसा लिख रही हूँ मैं आज। सो ये लास्ट कब हो जाते हैं, 4 वीक्स में, 4 हफ्ते में ख़त्म हो जाते हैं। पर ये तो ख़त्म हो जाएंगे 4 वीक में, पर डिजीज़ अब प्रोग्रेस करेगी। डिजीज़ प्रोग्रेस जब करेगी तो वो आएगी तो और प्रोग्रेस करेगी तो क्या होगा बच्चों, हमें होगा सेकेंडरी सिफिलिस। सेकेंडरी सिफिलिस में क्या होता है पता तुम्हें, और ज़्यादा प्रोग्रेशन होता है और होते हैं स्किन रैश,
क्या होते हैं बच्चों, स्किन रैश होते हैं, और साथ ही साथ क्या होने लगता है, मसल जॉइंट पेन, या जॉइंट पेन लिख दूं मैं, चलेगा, ठीक है, जॉइंट पेन होने लगता है। आगे बढ़ते हैं हम। जब डिजीज़ बहुत समय तक, समझो बात को, अब अगर हमने डिजीज़ ठीक ठाक करा ली दवाई वगैरह खा ली तो सही हो जाते हैं, पर क्या आपको पता है कि डिजीज़ लेटेंट स्टेज में भी रह सकती है। लेटेंट स्टेज का मतलब होता है स्लीपिंग स्टेज पर भी रह सकती है ये बीमारी, बिना सिम्टम दिए, ठीक है, स्लीप स्टेज पे भी रह सकती है, और इसे हम कहते हैं टर्शरी सिफिलिस। शरीर में है कुछ नहीं, कोई सिम्टम नहीं हो रहा है, एसिम्प्टोमेटिक सिफिलिस हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिम्प्टोमेटिक सिफिलिस हम इसे कहते हैं। इसमें शरीर में कोई हमें सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा है, पर एक्चुअली सिफिलिस है। इसे हम लेटेंट सिफिलिस या टर्शरी सिफिलिस के नाम से जानते हैं। अगर, अच्छा, ये कितने साल तक रह सकता है ये आपको बता देती हूँ मैं। 20 ईयर्स तक आपके शरीर में सिफिलिस रह सकता है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। और आपको मैं बता दूं, आपको कोई सिम्टम भी दिखाई नहीं देगा, बताओ, आपको कोई सिम्टम भी नहीं दिखाई देगा, और 20 साल तक आपके शरीर में सिफिलिस पड़ा रह सकता है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि जब सिफिलिस एंटर लेता है तो हमें छोटे छोटे दाने हो जाते हैं शरीर में, फिर जब हम उसको ट्रीट करा लेंगे, वैसे पता है तुमको, छोटे छोटे दाने को हम बहुत लाइटली लेते हैं, हुआ होगा कुछ, अगर हम इसे ट्रीट ना कराएं तो सेकेंडरी स्टेज में घुस जाते हैं। और ये भी एक्चुअली मैं ये मानती हूँ कि ये 12 से 14 हफ्तों में तो ये भी ठीक हो जाते हैं, इसके भी सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। पर आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ कि सिफिलिस के साथ लेटेंट स्टेज पर ये 20 साल तक रह सकती है, पर आपको मैं बताऊं कि जो सिफिलिस होती है वो ब्रेन के अंदर भी घुस सकती है। समझ में आई बात? आपका जो सिफिलिस है इट ऑल्सो अटैक्स योर ब्रेन, ठीक है, किसको, स्पेलिंग चेक कर लेना यार, ठीक है, किसको अटैक कर सकता है, अटैक कर सकता है ब्रेन को भी। ब्रेन के ही किस पार्ट को अटैक करता है वो मैं आपको बताती हूँ। सिफिलिस ब्रेन के जिस पार्ट को अटैक करता है उसको हम कहते हैं सेरिबेलम। क्या बच्चों, सेरिबेलम को अटैक करता है। और अगर आपको पता होगा, अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब देख लो, सेरिबेलम आपके शरीर में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कराता है। समझ में आई बात? आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कराने का काम सेरिबेलम का ही होता है, और सेरिबेलम पर अटैक करके इसका डीजनरेशन शुरू कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, डीजनरेशन शुरू कर देता है, या इसके कॉर्टेक्स रीजन जहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है जा रही है उसे डैमेज करना शुरू कर देता है। और आपको मैंने बताया कि सेरिबेलम अगर आपके शरीर में मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है और अगर सिफिलिस उसी को डैमेज कर रहा है तो फिर क्या होगा मेरे लल्ला, आप कोई भी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, आप बॉवेल मूवमेंट, पॉटी नहीं जा पाएंगे, आप सॉलो नहीं कर पाएंगे, आप ढंग से वॉक नहीं कर पाएंगे, आप ढंग से स्पीच मतलब आप ढंग से बोल नहीं पाएंगे, ठीक है, और आप कोई भी ऑब्जेक्ट ढंग से उठा नहीं पाएंगे, आप जो है यूरिनेशन अपने इच्छा के अनुसार थोड़ी देर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप बेड वेटिंग मतलब बिस्तर गीला करने लगेंगे, कुल मिला के आपको हेलुसिनेशंस होने लगेंगे। ठीक है, आपको क्या होने लगेंगे, हेलुसिनेशंस होने लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा क्या हो रहा है, आपको इरिटेशन होने लगेगी, गुस्सा आने लगेगा, कुल मिला के आपका दिमाग खराब होने लगेगा सिफिलिस इन्फेक्शन से। पर सबसे अच्छी बात यह है कि सिफिलिस एक क्योरेबल बीमारी है। समझ में आई बात? सिफिलिस एक क्यूरेबल बीमारी है, इसे हम ठीक कर सकते हैं। हम इसमें पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक पेशेंट को देते हैं। इसे सही समय पर डिटेक्ट कर लिया जाए तो सेरिबेलम को ये अटैक नहीं करती है। मेरी बात को सिफिलिस आपको क्लियर हो गया कैसे होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, लेटेंट स्टेज। अच्छा, अगर सिफिलिस ब्रेन को अटैक कर रही है मेरे लल्ला तो हम इसे कहते हैं न्यूरोसिफिलिस। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, इसे हम न्यूरोसिफिलिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, न्यूरोसिफिलिस, दिमाग को वो करेगी। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको थ्योरी पढ़ा देती हूँ। सो सिम्टम्स में हमारे पास क्या होता है, पेनलेस ओपन सोर्स है। ठीक है, क्या है मेरे बच्चों, पेनलेस ओपन सोर्स है। स्किन में रैशेस, ये कौन सा सिम्टम है, ये है प्राइमरी सिम्टम। ये कैसा सिम्टम है, प्राइमरी सिम्टम है। फिर उसके बाद क्या होते हैं, स्किन रैशेस होता है, फीवर होता है, दर्द होता है। ये
ये तब होता है कि अगर देखो बेटा ऐसा है कि अगर हमको पहले ही पता चल गया है कि हमारे स्किन में ऐसे ऐसे सोर्स हो रहे हैं तो उसको इलाज कराओ यार, ठीक है। अगर उसको इलाज नहीं कराओगे तो फिर वो पूरे तुम्हारे ब्लड से होते हुए पूरे बॉडी ज्वाइंट में मसल में फैल जाएगा और आपको बहुत दर्द होगा। और अगर आपने और उसके बाद ये लेटेंट स्टेज पे चला जाएगा और फिर हो सकता है कि आपका दिमाग खराब कर दे और न्यूरोसिफिलिस हो जाए, आपका सेरिबेलम जो है वो डैमेज होने लगे, आपकी मेमोरी लॉस होने लगे, आपको इरिटेशन होने लगे, आपको पर्सनालिटी चेंज, इरिटेशन होगा, गुस्सा आएगा, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। एक्चुअली आपको सिफिलिस हो गया है बच्चों, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है। समय रहते हमें इसका इलाज कराना चाहिए क्योंकि इसको ढूंढ पाना भी आसान है और लोग इसका इलाज भी हमारे पास अवेलेबल है ना। अब हम देखने वाले हैं क्या, हम देखने वाले हैं जेनाइटल पेस, आइए ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं किसकी, जेनाइटल हर्पीस की। आपको पता है जेनाइटल हर्पीस एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत HIV की तरह खतरनाक है। मेरी बात समझ रहे हो? जेनाइटल हर्पीस एक ऐसी बीमारी है जो HIV की तरह ही खतरनाक है मेरे बच्चों, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था कि हेपेटाइटिस, जेनाइटल हर्पीस और आपका HIV, इन तीनों के अलावा बाकी सारे को आप ट्रीट कर सकते हैं। सिफिलिस को आप पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक देकर ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। किससे बच्चों? पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक से आप इसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सोर्स जो होते हैं इनके जब स्टार्ट होगा तो आपको पेनफुल होंगे, पर कुछ समय के बाद इनके सोर्स पेनलेस हो जाते हैं, पर दिखेंगे रेड दिखाई देंगे, समझ में आई बात? तो काफ़ी पेनफुल सोर्स जब शुरू होंगे, आफ्टर 4 वीक्स के बाद ये पेनलेस हो जाएंगे, आपको दिखेगा रेड पूरा दिखेगा। पर जब ये डिजीज़ जितनी ज़्यादा प्रोग्रेसिव होती है उतनी ज़्यादा आपको दर्द देती है। तो पहला कहाँ हुआ? पहले फोड़े हुए, ब्लिस्टर्स हुए, उसके बाद फिर मसल्स में फीवर हुआ, फिर उसके बाद और प्रोग्रेस हुआ तो दिमाग को भी अटैक करने लगे। फिर मैंने आपको बताया था, जब मैंने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस पढ़ाया था मेरे लल्ला, तो मैंने आपको बताया था कि हर्पीस, हेपेटाइटिस और आपका HIV, इन तीनों को छोड़कर बाकी सारी बीमारियां आप ठीक ठाक तरीके से इलाज कर सकते हो। पर अगर आपको ये बीमारियां हैं तो इसे ट्रीट करने में, जो HIV का तो वैसे ही कोई ट्रीटमेंट है नहीं, ठीक है, तो इसे ट्रीट करने में आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, ठीक है। नाउ द टाइप 2 हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, वैसे भी हर्पीस खतरनाक ही होता है, आपको पता है। इसके जो ब्लिस्टर्स होते हैं इसके अंदर लाइव वायरसेस होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि किसी को हर्पीस हो जाए तो बहुत ज़्यादा उसके पास जाके चिपक के उससे प्यार नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। आई बात समझ में? क्योंकि ये जो ब्लिस्टर्स होते हैं इनके अंदर लाइव वायरसेस होते हैं और जब ये ब्लिस्टर भूम से फटते हैं तो ब्लिस्टर एक्सपोज होते हैं और एयर में जहाँ जाते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा रगड़ रहे होगे उस पर अपना मुँह तो आपको भी हो जाएंगे। इसलिए किसी भी पेशेंट को अगर हर्पीस है तो उसका टावल, कंघी, चद्दर, उसका बिस्तर, उसका खाना, ये सब इस्तेमाल मत करिए, ठीक है। जेनाइटल हर्पीस है तो ऑब्वियसली जेनाइटल एरिया में होगा, ठीक है। जेनाइटल इन्फेक्शंस जैसे कि यहाँ पर पेनफुल जेनाइटल ब्लिस्टर्स आपको इस तरीके से दिखाई देंगे, ठीक है। जेनाइटल ब्लिस्टर मतलब प्रिप्यूज में होगा, वेजाइना में होगा, सर्विक्स में होगा, मेल पेनिस में होगा, उस जगह पर पाए जाएंगे। पेनाइल शाफ्ट में पाए जाते हैं, ठीक है, जो पेनिस का शाफ्ट होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। प्रिप्यूज एरिया में भी पाए जाते हैं। प्रिप्यूज एरिया मतलब जैसे सेमोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द मेल पेनिस, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। और ये वेजाइना, वल्वा और वेजाइवल्वा, मतलब बेसिकली जेनाइटल हर्पीस जो है वो जेनाइटल ऑर्गन के बाहर वाले एरिया में पाया जाता है। ब्लिस्टर्स दिखाई देंगे कुछ इस तरीके के आपको, ठीक है। यहाँ पर जेनाइटल हर्पीज़ में बेसिकली ये बहुत पेनफुल होता है और इसमें पेशेंट को बहुत सारे क्लीन करने के लिए सलाइन सोल्यूशंस दिए जाते हैं, बहुत सारे पेन किलर्स दिए जाते हैं, साथ ही साथ एसाइक्लोवीर नाम की टैबलेट भी दी जाती है। तो लोगों को लगता है कि ये ठीक हो गया, पर कंटिन्यूसली इसका रीअकरेंस और डिसअपीयरेंस चलता ही रहता है और बहुत समय तक वायरस जो है, बहुत समय तक क्या, वायरस लेटेंट फेज में इनकी बॉडी में रहा ही होता है। इसलिए कभी भी जेनाइटल हर्पीस किसी को नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात? ऐसे ही मैंने ये तो बताया जेनाइटल हर्पीस ऐसे ही होता है। HSV सिम्प्लेक्स वायरस, चिलोसिस कहते हैं, फाड़ देता है ये हर्पीस होता है। तो जब कभी भी आपको यहाँ पर किसी के ब्लिस्टर्स दिखे ना कुछ इस तरीके के, यहाँ तो समझ जाना कि हर्पीस है। पानी जैसा उसके अंदर भरा हुआ दिखेगा ब्लिस्टर्स। नॉर्मल फोड़े और इन टाइप के ब्लिस्टर्स में अंतर ये रहता है कि नॉर्मल फोड़ा पीला दिखता है, सॉलिड दिखता है, पर ये बहुत ही लचलचे और पिलपिले दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये कोल्ड सोर्स होते हैं और माउथ और लिप्स वाले एरिया में हो सकते हैं। इनको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है आइए देखते हैं। तो हमें इस चीज़ का मतलब जेनाइटल हर्पीस इज़ अ रियली पेनफुल थिंग, ठीक है। हमें इस चीज़ में ये याद रखना है कि एसाइक्लोवीर देना है। एसाइक्लोवीर एक ऐसी टैबलेट है जो ओरली दी जाती है और ये जो आपका होस्ट DNA है उससे इंटरफेयर नहीं करती, या एक्चुअली वायरल DNA को ही मारती है, उसी से इंटरफेयर करती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, डन हो गई बात।
अच्छा, इसमें कंटिन्यूसली साफ़ सफाई बहुत रखनी ज़रूरी होती है। दूसरी बात यह है कि इसमें सेक्सुअल एब्सटेंस करना है, मतलब ये है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स उस समय पर जब आपको हर्पीस हुआ है तब नहीं करना है, नहीं तो फिर ट्रांसमिट होगा। नाउ अब हम अगली जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है जेनाइटल वॉर्ट्स। जेनाइटल वॉर्ट्स जो होता है वो HPV वायरस से होने वाली बीमारी है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होने वाली बीमारी है। जेनाइटल वॉर्ट्स जनरली सर्वाइकल कैंसर में होता है, वेजाइनल कैंसर में होता है। इस पर छोटे छोटे वॉर्ट्स बन जाते हैं। वॉर्ट्स कुछ इस तरीके के आपको दिखाई देंगे, ठीक है। इसमें पैप स्मीयर नाम से इसकी डायग्नोस्टिक तकनीक होती है, मतलब पैप स्मीयर से हम स्क्रीनिंग करते हैं, ये एक प्रकार की टेक्निक होती है, सैब वगैरह से लिया जाता है। दूसरी बात यह है कि इसका कोई इलाज नहीं है, लिक्विड नाइट्रोजन से क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड से इसको हम चीरा लगाकर बाहर ही निकालते हैं। एज सच इसकी कोई मेडिसिन बनी नहीं है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज अ टाइप ऑफ कैंसरस वायरस जो फीमेल्स को तब फैलता है जब उनकी बॉडी में कैंसर हो, ठीक है। सो वॉर्ट्स आर इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस। सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जेनिटल वॉर्ट इज वेरी कॉमन एंड कॉज्ड बाय द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ जेनिटल वॉर्ट्स मे बी एट द रिस्क ऑफ सर्वाइकल, वेजाइनल, एनल और पेनाइल कैंसर। समझ में आ गई बात? तो जिनको भी जेनिटल वॉर्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कि उनको पेनिस का कैंसर, वेजाइना का कैंसर, सर्विक्स का कैंसर, वल्वा का कैंसर हो, ठीक है। तो किसी में के भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक में अगर आपको ऐसे इस प्रकार के वॉर्ट्स दिखाई देते हैं तो उनकी स्क्रीनिंग पैप स्मीयर नाम के टेस्ट से की जाती है, ठीक है। इसका बच्चों कोई इलाज भी नहीं है, आपको पता है। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक से काट काट के इनके वॉर्ट्स को निकाला जाता है। इनके जो ऐसे क्लस्टर दिखाई दे रहे हैं वॉर्ट्स, वो उससे काट के निकाला जाता है। कोई इलाज भी नहीं, कोई दवाई भी नहीं ना। अब हम एक बहुत ही भयंकर बीमारी के बारे में पढ़ने वाले हैं, विच इज़ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हालांकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में एड्स के बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। टेंशन मुझे देना है, ठीक है। सो टेंशन आप मत लो। ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ पर? हम पढ़ेंगे आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में। पर फिर भी क्योंकि बात चली है तो दूर तक तलक जाएगी ही। एड्स जो होता है इसका फुल फॉर्म आप समझ में आया, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब ये होता है ये जन्म के बाद होगी आपको। इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब इम्यूनिटी में डेफिशिएंसी होगी, इम्यून सिस्टम आपका गिरेगा। सिंड्रोम मतलब क्लस्टर ऑफ डिजीजेस, क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स। समझ में आई बात? सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि एड्स में हमें बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ देखने को मिलते हैं, इसलिए आधे से अधिक लोग ये कंफ्यूज रहता है कि उसको हुआ क्या है। समझ में आई बात? जब डिजीज बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो जाती है तब उनको समझ में आता है कि अरे ले लो मजे, अब तो इन्हें HIV हो गया है। समझ में आई बात? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन HIV एंड द एड्स। जब हमको इनिशियली डायग्नोस्ड होता है तो हम कहते हैं तुम्हें HIV है, मतलब यू आर नॉट अभी एड्स का पेशेंट। जब HIV बहुत प्रोग्रेसिव हो जाता है तब हम इसे एड्स कहते हैं, ठीक है। सो एक्वायर्ड मतलब जन्म के बाद, इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब इम्यूनिटी में कमी, सिंड्रोम मतलब क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स। डन ना। एड्स जो होता है वो HIV वायरस से होता है। HIV हम बोल रहे HIV हुआ है मतलब अभी डिजीज़ का लोड कम है, एड्स हो गया मतलब डिजीज़ का लोड बढ़ गया है, ठीक है। नाउ अब ये कैसे कैसे फैलता है? आपको पता है कि एड्स के फैलने का कारण है कोई भी बॉडी फ्लूइड। अब क्या किसी को गले लगाने से एड्स फैलता है? नहीं। किसी को छूने से एड्स फैलता है? नहीं। किसी के साथ खाना खाने से एड्स फैलता है? जी नहीं। बेसिकली कोई भी बॉडी का फ्लूइड अगर किसी दूसरे की बॉडी, अगर मान लो कोई पेशेंट है, कोई पर्सन अगर वो HIV इन्फेक्टेड है और उसके कोई बॉडी का फ्लूइड दूसरे बॉडी में चला जाए, वो सीमेन हो सकता है, वो प्लाज्मा हो सकता है, वो ब्लड हो सकता है, किसी भी मोड से चला जाए तो बेसिकली HIV का ट्रांसफ़र होता है। क्योंकि जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इसीलिए बहुत सोच समझ के किया जाता है कि HIV नहीं हो, क्योंकि अगर एक बार HIV पहुंच गया तो बेटा फिर उसका कोई इलाज नहीं है। हम HIV के सिम्टम की सीवियरनेस को कम कर सकते हैं, पर हम एड्स को या HIV को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज तक हमने ऐसी कोई ड्रग बनाई नहीं जिससे HIV को ट्रीट किया जा सके। सो बेसिकली इस डिज़ीज़ के क्योर से ज़्यादा हमें इसका प्रिवेंशन रखना है। ये डिज़ीज़ फैलती कैसी है? जब भी कोई भी मल्टीपल पार्टनर है। मुझे याद है एक बार मैं कॉलेज में थी और HIV वर्ल्ड एड्स डे के दिन हमारा लेक्चर था, ठीक है। और वर्ल्ड एड्स डे के दिन मेरे प्रोफेसर हमें समझा रहे थे HIV के बारे में कि जो ट्रक वाले होते हैं, जो रोड में ट्रक चलाते हैं, जब सर्वे हुआ तो पता चला कि उन ट्रक वालों को HIV बहुत ज़्यादा था। तो वो क्या करते थे? अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते थे और जो है सेक्स वर्कर्स के साथ, जिसकी वजह से HIV ट्रांसफ़र होता जाता था। तो जब भी आप मल्टीपल पार्टनर, अनचेक्ड मल्टीपल पार्टनर के साथ इंटरकोर्स कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं सेक्सुअली, तो फिर आपको कॉन्डम्स का या किसी दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्डम्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि उस कॉन्डम बैरियर से कभी भी HIV फीमेल से मेल या मेल को ट्रांसफ़र, मेल से फीमेल को ट्रांसफ़र या फीमेल से मेल को ट्रांसफ़र ना हो।
ठीक है। सबसे पहले जो HIV था वो बेसिकली गे में सबसे पहले मिला था, 2 मेल्स के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इसे आइडेंटिफाई किया गया था। बाद में फिर इसके बहुत सारे नाम भी थे, पहले इसका नाम गिट्स था। खैर इसके बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी जो मुझे जितना फोकस ऑफ इंटरेस्ट है उसके बारे में बता देती हूँ। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से में करते समय हमें कॉन्डम्स का इस्तेमाल इसीलिए करना चाहिए क्योंकि अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स रख रहे हैं तो आप पार्टनर के कैरेक्टर के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। और किसी को इस तरीके से कैरेक्टर पे लांछन उठाना भी बहुत गलत बात है, ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। तो बेटर ये है कि अपना प्रिवेंशन अपने हाथों में है। तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स वी शुड use the condoms which makes the barrier so that the HIV cannot pass from male to female and female to male, ठीक है। Now next thing is sexually, अच्छा किसी को भी अगर HIV है तो उसे मतलब उस सेक्सुअली एब्स्टेंस होना चाहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए। ये किसी भी सेक्स से इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, किसी भी प्रकार के सेक्स से अगर फ्लूइड ट्रांसफर हो रहा है तो आपका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो HIV कैन ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्लड एंड ऑल्सो बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन मेल एंड फीमेल थ्रू द वेजाइनल एंड एनल इंटरकोर्स, और पहली बार एनल इंटरकोर्स से ही इसका डिटेक्शन हुआ था। नाउ HIV जो होता है, मैं थोड़ा HIV के बारे में पढ़ाऊंगी, अभी एक और डिजीज पढ़ाऊंगी ट्रिपोनिमा पैलिडियम के बारे में भी, ठीक है। ट्रिपोनिमा पैलिडियम बोल रही हूँ, ट्राइकोमोनियासिस के बारे में, ठीक है। देखिए मैं आपको बोल रही थी कि ये किसको अफेक्ट करता है। चलिए थोड़ा सा HIV के बारे में पढ़ा देती हूँ, उस बोर्ड में नहीं लिखा है तो क्या हुआ, पर मैं पढ़ाना चाहती हूँ। देखिए HIV जो होता है ये बेसिकली किसको अफेक्ट करता है। देखिए आपके पास बॉडी में एक T सेल होती है, हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, आप टेंशन नहीं लो। आपकी बॉडी में T सेल्स होती हैं, ठीक है। T सेल 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक होती है T किलर सेल, ध्यान से सुनते जाना है ना। एक होती है मेरे लल्ला T किलर सेल, ठीक है। एक होती है T साइटोटॉक्सिक सेल, साइटोटॉक्सिक सेल, ठीक है। और एक होती है T हेल्पर सेल, ठीक है। ये 3 प्रकार के T सेल्स होती हैं। T है तो ये क्या है, बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ WBC, ठीक है ना। नाउ T हेल्पर सेल का शरीर में बहुत बड़ा रोल है। T हेल्पर सेल के 2 काम होते हैं। T हेल्पर सेल T सेल रिस्पॉन्स भी जनरेट करवाता है, ठीक है। T हेल्पर सेल 2 चीज़ें करवाता है, T सेल रिस्पॉन्स भी जनरेट करवाता है। T सेल रिस्पॉन्स मैम ये क्या बता रही हो आप, देखो किसी को अगर नहीं पता है कि ये T सेल क्या होता है तो आपको क्लास 11th का मेरे लल्ला एक लेक्चर लगाना पड़ेगा, और वो लेक्चर है टाइप्स ऑफ WBC। जाओ मेरे बच्चों, मेरे लाल पीले हरे नीले गुलाबी, जाओ मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, लगा के आओ जरा उस लेक्चर को। उस लेक्चर को लगा के आओगे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि हमारे पास ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, जिसमें 2 प्रकार के ए ग्रैन्युलोसाइट पढ़ाए थे मैंने आपको, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। एक प्रकार का लिम्फोसाइट होता है T सेल, लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ WBC। अब ये WBC ऑब्वियसली किसी ना किसी चीज़ को किल करेगा, तो ये T सेल रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है। T सेल रिस्पॉन्स का मतलब ये डायरेक्ट किल करते हैं पैथोजन को। क्या करते हैं ये, डायरेक्ट किल करते हैं पैथोजन को, ठीक है। पैथोजन को भी किल कर सकते हैं या पैथोजेनिक सेल को भी किल कर सकते हैं, ठीक है। पैथोजेनिक सेल लिखना इज नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड, हम लिख देते हैं इन्फेक्टेड सेल को, ठीक है। तो ये इन्फेक्टेड सेल को भी डायरेक्टली किल कर सकते हैं, समझ आ गई बात। तो इसके 2 काम होते हैं बेसिकली T सेल के। T सेल या तो डायरेक्टली पैथोजन को किल कर देंगे या तो उस सेल को ही मार देंगे जिसके अंदर इन्फेक्शन घुसा हुआ है। तो T हेल्पर सेल जो है ये इसको T सेल, बाकी जो दोनों T सेल इनको बताता चलो बेटा काम पे लग जाओ, मारना है अपने को। और साथ ही साथ ये और एक काम करता है, B सेल को जनरेट करता है। ये क्या हो रहा है यार, साथ ही साथ ये एक और काम करता है मेरे लल्ला, ये B सेल को जनरेट करता है, ठीक है। B सेल जनरेशन में हेल्प करता है, हेल्पर नाम है ना तो सारे को हेल्प करेगा, ठीक है। हेल्प करता है B सेल जनरेशन में। B सेल क्या होती हैं, B सेल एंटीबॉडी बनाती हैं। तो कुल मिला के आपकी बॉडी में जो लिम्फोसाइट का रिस्पॉन्स होता है वो T हेल्पर सेल्स की वजह से ही होता है। लिम्फोसाइट ये आपकी बॉडी में पाए जाने वाली एक प्रकार की WBC है मेरे बच्चों, समझो बात को, ये आपकी बॉडी में एक प्रकार की WBC है। ये मैंने आपको, अब मुझे पूरा बताना पड़ेगा यार, तुम लोग पढ़ के आओ यार प्लीज़ यार। WBC 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है ग्रैन्युलोसाइट, एक होती है ग्रैन्युलोसाइट बच्चों, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट जिसमें ग्रैन्यूल होते हैं, इसके 3 टाइप थे, न्यूट्रोफिल,
ठीक है, बेसोफिल और इओसिनोफिल, ये तीन होते हैं ग्रैनुलोसाइट। और दूसरा क्लासिफिकेशन है कि ये होते हैं ए ग्रैनुलोसाइट। ए ग्रैनुलोसाइट का मतलब इनमें कोई ग्रैन्यूल नहीं होते, बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है मोनोसाइट, एक होता है मोनोसाइट और एक होता है लिम्फोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के दो टाइप मैंने आपको पढ़ाए थे, एक पढ़ाया था बी सेल और एक पढ़ाया था टी सेल। ठीक है, टी सेल, टी सेल के मैंने आपको बताए तीन टाइप। बी सेल क्या बनाती है, बी सेल एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी कुछ इस शेप की दिखाई देती है और यहाँ से किसी भी इन्फेक्शन को बाइंड कर लेती है और उसे न्यूट्रलाइज कर देती है, खत्म कर देती है। तो ये बी सेल क्या बनाती है, एंटीबॉडी। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि इस बी सेल को बनाने के लिए सबसे बड़ा रोल है टी हेल्पर सेल का, विच इज अ टाइप ऑफ टी सेल। टी सेल क्या करती है, डायरेक्ट सेल को मार देती है, पर बी सेल क्या करती है, पहले एंटीबॉडी जाकर उसे बाइंड कर देती है इन्फेक्शन पे, उसे न्यूट्रलाइज करती है। तो दोनों का मेथड ऑफ किलिंग अलग अलग है, पर मारती दोनों है। समझ में आई बात? तो टी सेल जो होती है वो दोनों प्रकार का रिस्पॉन्स करवा रही है, बी सेल का भी रिस्पॉन्स करवा रही है और टी सेल का भी रिस्पॉन्स करा रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो पापी पुरुष है, ठीक है, ये जो पापी पुरुष है हमारा ये जो पापी पुरुष है वो टी हेल्पर सेल को अटैक करता है। समझ में आई बात? ये किसको अटैक करता है, टी हेल्पर सेल को अटैक करता है। और आपकी बॉडी में खतरनाक पैथोजेंस को मारने के लिए टी सेल्स ही होती हैं। टी हेल्पर सेल को अगर तुमने अटैक करना शुरू किया, जिसको हम CD4 सेल्स कहते हैं, अगर तुमने इन सेल्स को अटैक करना शुरू किया तो इनका लेवल धीरे धीरे गिरने लगेगा। अगर इनका लेवल धीरे धीरे गिरने लगा तो इनका भी लेवल नीचे गिरेगा, एंटीबॉडी रिस्पांस भी गिरेगा और बाकी जो टी सेल काम कर रही थी ये भी रिस्पांस गिरेगा। बेटा ये जो तीनों सेल्स होती हैं ये तो लोकल इन्फेक्शन में काम करती हैं, लोकली, ठीक है, सर्दी खांसी में। पर अगर आपकी बॉडी में कोई खतरनाक इन्फेक्शन हुआ है तब यही टी और बी सेल काम करती हैं और उनको काम कराने का काम करता है टी हेल्पर सेल। तो अगर HIV इन्फेक्शन टी हेल्पर सेल को ही मारना शुरू कर देगा तो बॉडी में इम्यून रिस्पांस जनरेट कौन करेगा, जो मेन सेल्स थी वो तो मर ही रही हैं। अब अगर इम्यून रिस्पांस जनरेट नहीं होगा तो आपको पता है कि दुनियादारी की 100 बीमारियां शुरू हो जाएंगी। आपको अस्थमा हो जाएगा, लंग कैंसर हो जाएगा, लिप कैंसर हो जाएगा, चिलोसिस हो जाएगा, बहुत सारी और बीमारियां हो जाएंगी। और आपको मैं बताऊं कि HIV में आदमी HIV के बाद बहुत बाद में मरता है। समझ में आई बात? HIV में इंसान जो होता है वो HIV से नहीं मरता, बाकी और साइड दूसरी जो डिजीजेज उसको हो रही होती है उससे मर जाता है। HIV में इम्यून सिस्टम एकदम नीचे गिर जाता है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा HIV के बारे में बताया। तो HIV इज नॉट द डिजीज ऑफ क्योर, इट इज द डिजीज ऑफ प्रिवेंशन। वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू प्रिवेंट दीज डिजीजेस। हम कुछ नहीं कर सकते, बस हमारे हाथ में ये है कि अगर हमारे साथ कोई अनहोनी हो रही है तो आँख खोल कर अपना इलाज करवाएं। कभी भी किसी यूज सिरिंज का इस्तेमाल न कराएं, डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तेमाल करें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले HIV का टेस्ट कराएं। कभी भी मल्टीपल पार्टनर्स ना रखें, कॉन्डम्स का इस्तेमाल करें, यही इसके प्रिवेंशन है। क्योंकि अगर ये बीमारी एक बार आ गई तो टी हेल्पर सेल नीचे गिरेंगे और अगर एक बार टी हेल्पर सेल गिरना शुरू हुए तो इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इम्यूनिटी एकदम गिर के हो जाएगी, सत्यानाश हो जाएगी। और सत्यानाश होने के साथ साथ मेरे लल्ला ये आपकी जीवन की ऐसी कम तैसी कर देंगे। आदमी HIV से नहीं मरता, बाकी सारी बीमारियों से मर जाता है। क्योंकि आपको पता है कि ये एनवायरमेंट पैथोजन की दुनिया है, इतने इन्फेक्शन घूम रहे हैं, ये तो इंतजार ही कर रहे हैं कि जैसी इसकी इम्यूनिटी गिरेगी हम तुरंत इसको घुसकर अटैक कर देंगे। तो जैसे ही टी हेल्पर सेल का लेवल कम हुआ वैसे ही आपके शरीर में घुस गए, ठीक है, टी हेल्पर सारे इन्फेक्शन घुस गए और आपको अटैक करना शुरू कर दिया। और आप उससे लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास तो लड़ने के लिए सेल्स ही नहीं है। ठीक है, डन हो गए नाउ। सो ये हुआ HIV के बारे में। नाउ अब मैं आपको एक और लास्ट बीमारी बता देती हूँ विच इज द ट्राइकोमोनियासिस। हालांकि ये मैंने नोट्स में नहीं दिया है पर ठीक है मैं आपको यहीं बता देती हूँ। ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है, किससे होता है? इट इज़ अ प्रोटोजोअल डिजीज जो कि होता है ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस से। ठीक है, किससे होता है मेरे लल्ला? ये होता है ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस से। समझ में आ गई बात? ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस इट इज़ अ प्रोटोजोअल डिजीज, ठीक है, जो कि मल्टीपल पार्टनर्स या मैं कहूँ कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ही है। इसका अटैक मेनली वेजाइना में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? वेजाइना में होता है। इसमें वेजाइना का pH बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस, ये जो ट्राइकोमोनास होता है ना, देखिए ध्यान से सुनिए, आपको पता है ये जो ट्राइकोमोनास है ना, इट इज़ अ नेचुरल हैबिटेंट ऑफ द वेजाइना। समझो बात को मेरी।
आपको पता है ये नेचुरली वेजाइना में पाया जाता है। इट इज अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ वेजाइना। वेजाइना का ये नेचुरल हैबिटेट है, वेजाइना में पड़ा रहता है। पर एक बार अगर वेजाइनल पीएच डिक्रीज हो जाएगा, मतलब डिक्रीज नहीं, वेजाइनल पीएच को ऐसे लिख देती हूँ मैं, डिक्रीज तो रहता है, वेजाइनल पीएच अगर इंक्रीज हो गया, कितना होता है, हाईली एसिडिक होता है। वेजाइना का पीएच क्या होता है, हाईली एसिडिक। पर अगर वो बढ़ने लगे तो ट्राइकोमोनास जो है, ट्राइकोमोनास जो कि जिसका लेवल कम था, ध्यान से सुनो, वेजाइना का जो पीएच होता है वो हाईली एसिडिक होता है मेरे लल्ला, भयंकर एसिडिक। और ये भयंकर एसिडिक एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है यार, नहीं होता सर्वाइवल, नहीं हो सकता। समझ में आई बात? तो अब कुछ कारण हुआ, किसी तरीके से कुछ कारण हुए तो वेजाइना का पीएच बढ़ गया। वेजाइना का पीएच बढ़ गया तो ये जो ट्राइकोमोनास है ना बच्चों, ठीक है, इसका लेवल इंक्रीज होने लगा और ये क्या करने लगा, ये इन्फेक्ट करने लगा वेजाइना को। ठीक है, क्या करने लगा बच्चों, इन्फेक्ट करने लगा वेजाइना को। जैसे ही वेजाइना को इन्फेक्ट किया इसने, बहुत सारी चीज़ें आने लगी। आप वेजाइना में होने लगा पेन, ठीक है, क्या होने लगा, डिस्चार्ज, ठीक है, वाइट, ठीक है, ऑफ वाइट डिस्चार्ज, और क्या होने लगा बोलो, डिस्चार्ज के बाद स्मेल, उस जगह से स्मेल आने लगी। और इस बीमारी को हम कहते हैं ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है, इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, ट्राइकोमोनियासिस। समझ आ गई बात? डन। ठीक, तो ये एक बीमारी थी। सो हाउ मेनी बीमारी वी हैव लर्न टिल नाउ, हमने कौन कौन सी बीमारी पढ़ ली है, चलो देख लेते हैं एक बार। आओ, तो हम लोगों ने, मैम आपने पढ़ाया हमको क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडियासिस के बाद हमको पढ़ाया आपने गोनोरिया, गोनोरिया के बाद हमको आपने पढ़ाया सिफिलिस, सिफिलिस के बाद आपने पढ़ाया जेनिटल हर्पिस, जेनिटल हर्पिस के बाद जेनिटल वॉर्ड्स, फिर हमको आपने पढ़ाया एड्स, और फिर हमको आपने पढ़ाया ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है, इतनी सारी पढ़ा दी आपको बीमारी। और एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि हम इसके बारे में हेल्थ एंड डिजीज़ में और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको आपकी एनसीईआरटी पढ़ा देती हूँ। आइए देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, एनसीईआरटी ने, ध्यान से सुनो, एसटीडी को चेंज कर दिया है। मैंने आपको पहले ही, जब मैंने इसको स्टार्ट किया था लेक्चर को, तभी मैंने आपको बताया था कि डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया, इसको ये हो गया, इससे दूर रहो, इसको छूना मत। इसलिए लोग घबराएं नहीं, इसलिए हमने इसको इन्फेक्शन कर दिया है। ठीक है, The infection or all disease which are transmitted through the sexual intercourse are collectively called as sexually transmitted infection or venereal diseases. Venereal, god of love, और disease मतलब, ठीक है, disease मतलब बीमारी, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, आरटीआईवी इन्हें हम कहते हैं। क्योंकि आपने देखा कि सिर्फ वेजाइना और पेनिस नहीं इन्फेक्ट होते, बल्कि सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमस, एवरीथिंग गेट इन्फेक्टेड। ठीक है, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हेर्पिस, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, हेपेटाइटिस छूट गया क्या, कोई बात नहीं। ठीक है, मोस्ट डिस्कस इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर, सारे डिस्कस किए हमने, और डिटेल से हम डिस्कस करेंगे कहाँ बच्चों मेरे, आपके हेल्थ एंड डिजीज में। HIV leading to the AIDS are some of the most common STIs. ठीक है, among these HIV infection we will detail in the chapter 8. ठीक है, पढ़ेंगे हम चैप्टर 8 में, काहे टेंशन ले रहे हो। ठीक है, some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing injections, needle, surgical instrument etc. तो मैंने आपको बताया ही था कि HIV और हेपेटाइटिस के साथ ऐसा हेपेटाइटिस B की ये आपके किसी भी बॉडी फ्लूइड से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, क्योंकि बात चली तो बता ही देती हूँ कि जो हेपेटाइटिस बी है, इट इज़ मच मोर डेंजरस देन द HIV। समझ में आई बात? इट इज़ मच मोर डेंजरस देन द HIV। HIV तो सालों साल, 10 साल 15 साल बाद जो है जिंदा रह सकते हो, पर हेपेटाइटिस का रेप्लिकेशन पावर इज़ वेरी वेरी डेंजरस, बहुत तेज होता है। मतलब किसी को पता चल जाए कि अभी हेपेटाइटिस है, पता चला रात भर में मर गया, इतना तेज उसका रेप्लिकेशन पावर होता है। तो इसलिए हमें किसी भी नीडल को यूज़ करना है, ब्लड चढ़वाना है, प्लाज्मा चढ़वाना है, तो भैया देख ताक के, ओके। नाउ विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू द प्लेसेंटा। ठीक है,
प्लेसेंटा टू फीटस, ओके। तो माँ से बच्चे में भी बीमारियां आ सकती हैं, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल herpes, HIV इन्फेक्शंस, ठीक है, herpes, जेनाइटल herpes, हेपेटाइटिस और HIV इन्फेक्शन को छोड़कर बाकी सारी बीमारियां क्योरेबल है, इवन हेपेटाइटिस भी क्योरेबल है, ठीक है। हेपेटाइटिस का तो वैक्सीन आने लगा है तो कोई टेंशन नहीं है अगर इसे ट्रीट किया जाए प्रॉपर्ली। अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट ऑफ दीज माइनर इंक्लूड द, क्या क्या होगा बोलो, इचिंग होगी, बर्निंग होगी, डिस्चार्ज होगा, स्मेल होगा, पेन होगा, सूजन होगी, यही होगा, ठीक है, यही पूरा लिखे हुए हैं। नाउ जेनाइटल रीजन से इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन एसिम्प्टोमेटिक, हेंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फीमेल में जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो बाहर की ओर नहीं होते, मतलब जेनाइटल ऑर्गन में वल्वा और वेजाइना दिखते हैं पर बाकी सारी चीज़ें तो अंदर की हो रहे हैं, तो अंदर ही अंदर इन्फेक्शन जो है वो रेप्लिकेट करता रहता है, उनको पता ही नहीं चलता अनटिल बहुत प्रोग्रेसिव हो जाता है, इतने देर में तो वो इतने देर में तो वो अपने पार्टनर को फैला ही देती हैं, ओके। Absence or less significant symptom in early stages of infection and social stigma attached to the STIs. Basically कुछ होता भी है ना, हल्का हल्का इचिंग, बर्निंग, दर्द, स्मेल आएगा तो बताती नहीं है, उनको लगेगा अरे यार ये डॉक्टर को मैं कैसे बताऊंगी, डॉक्टर के पास जाके मैं कैसे बोलूँगी, अरे कैसे बोलोगे यार, तुम्हारी वजह से जो है तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, इससे अच्छा बेटर पहले ही बता दो। STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, ये इतने पेनफुल होते हैं कि औरतें दर्द से मर जाती हैं, इतनी इंटेंसिटी से दर्द होता है, ठीक है, ओके। ये क्या है, डिटर्मिनेशन द इन्फेक्टेड, डिटर द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग फ्रॉम टाइमली डिटेक्शन प्रॉपर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो हमें सिखाना पड़ेगा, जाओ जाओ धक्का मारना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखा के आओ। दिस कुड लीड टू द कॉम्प्लिकेशन लेटर विच इंक्लूड द पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस, ठीक है। अगर हमने किसी फीमेल को ये सजेस्ट नहीं किया कि आप जल्दी दिखाओ, अगर आपने जल्दी नहीं दिखाया तो हो सकता है कि ये डिजीज़ प्रोग्रेसिव हो जाए। पहले उसको वेजाइनल एरिया में दर्द होता था, ध्यान से सुनना, पहले उसको कहाँ दर्द होता था, वेजाइनल एरिया में दर्द होता था, वहाँ से डिस्चार्ज आती थी, वहाँ से हल्की हल्की स्मेल आती थी, नहीं मानी तो उसको हल्का हल्का पेट में दर्द होने लगा, कमर में दर्द होने लगा, पैर में दर्द होना, नहीं मानी, बाद में पता चला कि किडनी में फैल गया इन्फेक्शन, पूरे कमर में फैल गया। दिस इज द पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेज, पेल्विक एरिया में पूरा इतना भयंकर सूजन हो जाना। अगर कोई फीमेल, आपको पता है कि फीमेल, मैंने आपको पढ़ाया भी है अभी कि फीमेल में जो कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो पहले टेस्ट करा लिया जाता था कि कहीं ऐसी कोई डिजीज़ तो नहीं हो रखी है, एबॉर्शन होने के चांसेस हैं, इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस, ये भी बताया मैंने। ये क्या करते हैं, ये बीमारियां पूरा एपिडिडाइमस वगैरह, यूट्रस वगैरह खा जाती हैं, ओवरी वगैरह में इन्फेक्ट कर देती हैं, तो इनफर्टिलिटी भी हो सकती है और हो सकता है कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर हो जाए। मैंने आपको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का जेनाइटल वॉर्ट्स का एग्जाम्पल बताया अभी, ठीक है। STIs आर मेजर थ्रेट टू द हेल्थी सोसाइटी, देयरफॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health care programs, ठीक है। तो ये इतने ज़्यादा अनस्पोकन मुद्दे होते हैं जिनके बारे में लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं, जैसे ये हाथ, ये उंगली में दर्द, ये आँख में दर्द, ये कान में दर्द, मुंह में दर्द होता है, तो वैसे रिप्रोडक्टिव एरियाज़ में भी दर्द हो सकता है, वो भी बॉडी का पार्ट है, पर लोग इनके बारे में बात नहीं करते हैं, इसलिए फंसते जाते हैं और फिर लास्ट में मर जाते हैं। तो हमें सरकार से मांग करनी चाहिए कि इन बीमारियों का जल्दी से क्योर करने के लिए कुछ इलाज बनाए जाएं, ठीक है। दो ऑल पर्सन आर वल्नरेबल टू दीज डिजीजेस, देयर इंसिडेंसेस आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग द पर्सन ऑफ एज ग्रुप टू 15 to 24 ईयर्स। ये भी मैंने आपको बताया कि ज़्यादा जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव एजेस होंगी, ध्यान सुनो, जो भी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव एजेस होंगी उनके में ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। द एज ग्रुप टू विच यू ऑल्सो बिलोंग, हो सकता आप भी तो इसी एज ग्रुप के हैं। There is no reasons to be panic because prevention is possible. इसके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रिवेंशन रखिए यार, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स यूज़ करिए आप कॉन्डम्स का, प्रॉपर वॉशिंग रखिए जेनाइटल एरियाज में, प्रॉपर क्लीनिंग रखिए, वहाँ पे प्रिवेंशन होता है, ठीक है। One could be free of these infection by following simple principle given below. हर कोई इससे छुटकारा पा सकता है अगर वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, ठीक है। कभी भी मल्टीपल पार्टनर्स नहीं रखना, मैं आपको बार बार ये चीज़ सिखा रही हूँ, जिसको आप जानते नहीं उससे आपको सेक्सुअली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो अवॉइड द अनवांटेड, या मैं कहूँ जिनको आप जानते नहीं उसके साथ इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सो अवॉइड द सेक्स विद द अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर, इसका भी एग्जाम्पल बताया। HIV जो है लोगों को ऐसे ही फैल जाता है और आपको मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी बहुत बेहतरीन बताया। ऑलवेज ट्राई टू यूज़ द कॉन्डम्स ड्यूरिंग द कॉइटस, ठीक है, ये भी बैरियर बन जाएगा, तो जो स्पर्म जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं उससे फ्लूइड से इन्फेक्शन जो है फीमेल को नहीं जाएगा, फीमेल से मेल को नहीं जाएगा, क्योंकि इट इज़ अ बैरियर मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन,
In case of doubt, one should go to a qualified doctor for early detection and get complete the treatment diagnosis if he or she found with the infection. अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत फील होती है तो डॉक्टर के पास जाइए और बताइए कि इन्फेक्शन हो, देखो डॉक्टर यार इन्फेक्शन तो नहीं है, डॉक्टर बता देगा, इलाज होगा, ठीक है। सो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से कैसे दूर रहें, कौन कौन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हमको पढ़ने हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन क्यों होते हैं, कैसे दूर भागा जाए, क्यों नहीं इससे डरना चाहिए, और क्यों इससे डरना चाहिए, कोई हो जाएगा तो ऐसा नहीं है, जैसे सारी बीमारियां होती वैसे ये भी होती हैं। कुछ बीमारियों के नाम मैंने आपको बताए जो कि खतरनाक हैं, उनसे प्रिवेंशन लेने की ज़रूरत है। आई होप जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो आज आपको समझ में आए। कुछ ना समझ में आए मेरे बच्चों, प्लीज़ लेट मी नो, आई एम हियर फॉर यू ओनली। अगर आपको मेरे लेक्चर ढूंढने में होती है कोई परेशानी और आप चाहते हैं बिल्कुल आसानी, तो आइए मैग्नेट ब्रेन वेबसाइट पर, यहाँ पर आपको मिलेगा सब कुछ बिल्कुल फ्री, वो भी बहुत अरेंज्ड मैनर में। वेबसाइट में magnetbrains.com क्लिक करोगे, क्लास 12 पे क्लिक करना, मेरी फोटो आपको दिखाई देगी, मेरी फोटो पे आप क्लिक करना। ये सारे यहाँ पे मेरा लगा है नहीं, मैं क्या करूँ, पर यहाँ पे मैं आपको मिलूंगी और फिर आप वेबसाइट पे अपडेट करना। लास्ट लेक्चर में मैं अपडेट करा के नहीं लाई थी, फिर उसके बाद मैंने उनको बहुत डाटा, देखो अपडेटेड वाली का स्क्रीनशॉट लाई हूँ। आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे टिक करना है। इसके 3 लेक्चर, अभी और बहुत सारे लेक्चर मैंने बना दिए हैं। आपको जो भी लेक्चर देखना है आप देख सकते हो, पर मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि लेक्चर शुड बी अरेंज्ड, ठीक है, एक के बाद एक देखा करोगे। एनसीईआरटी का ऐसी कोई हेडिंग नहीं है जिसको मैंने छोड़ा है, कुछ नहीं छोड़ा है बेटा, एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक अक्षर, और उसके एडवांस में जो जो और पढ़ाना वो भी पढ़ा दिया। आप उसको खोलो, लेक्चर खोल, चैप्टर खोलो, जो सा लेक्चर आपको देखना है वो देखो, ठीक है, प्रॉपरली देखो। कई बार यूट्यूब में चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, पर ठीक है, इसीलिए तो वेबसाइट बना रखी है। और आप ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कुछ ना समझ में आए डाउट मुझसे पूछो। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि कोई चैनल आपको इतने बेहतरीन लेवल पे, ठीक है, फ्री में पढ़ा रहा है। नॉर्मली लोग बहुत पैसा लेते हैं यार, जो मैं तुमको पढ़ा रही हूँ 1 से 1.5 लाख रुपये में पढ़ते हो, फिर भी मैं तुमको फ्री में पढ़ा रही है, तो फ्री की इज्जत करो। फ्री का माल हमेशा जो है खराब हो ये ज़रूरी नहीं है, कई बार फ्री का माल इतना अच्छा होता है कि सीधे नीट में ही सिलेक्ट करा देता है। तो हम वही फ्री का कोर्स आपको दे रहे हैं, उसकी इज्जत करो, ठीक है। सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिजीजेस। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और इनफर्टिलिटी के बारे में। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक थैंक यू सो मच बच्चों एंड बाय बाय।